हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर ली होगी। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि हिंदी की होने वाली है। जी हाँ, आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो हमारी जो हिंदी है, हिंदी का नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। ये हमारी हिंदी A है, ठीक है। ये हमारी हिंदी A है, जिसका हम आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। आपको इस क्वेश्चन पेपर के आंसर भी देखने को मिलेंगे, यानी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आपके इस क्वेश्चन पेपर में से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसका आंसर लिख पाएँ, या फिर कोई भी क्वेश्चन सिमिलर आए तो आपको पता हो कि किस तरह से आंसर लिखा जाएगा। चलिए फिर बिना देरी करे आज का हम क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो SOL का क्वेश्चन पेपर है, ये वही है, सेमेस्टर सेकंड का है, और ये आपकी हिंदी है, ठीक है, हिंदी A। चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े से निर्देश हैं, फिर उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है संप्रेक्षण की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में संप्रेक्षण की अवधारणा के बारे में बताना है, या फिर अथवा में आपका क्वेश्चन दे रखा है संप्रेक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी संप्रेक्षण की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से संप्रेक्षण होता है, उस बारे में हमें पूरी प्रक्रिया बतानी है, ठीक है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है संप्रेक्षण में संचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो संप्रेक्षण है उसमें जो संचार की भूमिका होती है उसके बारे में हमें बताना है। चलिए फिर बिना देरी करे आज के इस क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है संप्रेक्षण की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी हमें संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। चलिए देख लेते हैं कि आप इसके इंट्रोडक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं। संप्रेक्षण मानव जीवन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यक्ति और सामाजिक स्तर पर हमारे समझ, ज्ञान और अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संदेश को संप्रेषित करने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच एक गहन संबंध स्थापित होता है। इस संबंध को समझने के लिए हमें संप्रेक्षण की अवधारणा को गहराई से समझना आवश्यक है। यानी देखिए, संप्रेक्षण जो है वो मानव जीवन के लिए एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, क्योंकि बिना संप्रेक्षण के हम अपने ज्ञान को या फिर अनुभवों को या किसी भी चीज़ को साझा नहीं कर सकते। इसीलिए संप्रेक्षण आवश्यक है, ताकि हम किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी चीज़ को सरलता से साझा कर सकें और उसे समझ सकें। अब संप्रेक्षण को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी अवधारणा को डिटेल में जानना होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संप्रेक्षण शब्द का मूल अर्थ संचार करना या शेयर करना है। यानी संप्रेक्षण शब्द का अर्थ ही है कि संचार करना या फिर शेयर करना, किसी भी चीज़ को संचार यानी एक से दूसरे पे पहुंचाना या फिर शेयर करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावना, सूचना और अनुभव को दूसरे के साथ साझा करता है। ये प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके की जाती है, जिसमें मौखिक, लिखित, दृश्य और श्रवण माध्यम शामिल है। यानी देखिए, जो संप्रेक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे कि अभी मैं अपनी जो ज्ञान है, जो अनुभव है और जो सूचना है वो आप तक पहुँचाने का कार्य कर रही हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं संप्रेक्षण कर रही हूँ। और इसके जो माध्यम होते हैं, यानी वो लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, दृश्य हो सकता है, श्रवण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम लिखित और श्रवण दोनों कर रहे हैं, आप लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो अभी हम दोनों माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे संप्रेक्षण की प्रक्रिया कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया को मुख्यतः 4 तत्वों में बांटा जा सकता है। पहला होता है संप्रेषक। यह वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता होता है। यानी जो संप्रेषक होता है वो होता है जो संदेश दे रहा हो। जैसे कि इस टाइम पे मैं संप्रेषक हूँ, क्योंकि मैं आपको संदेश दे रही हूँ, तो इसीलिए जो जानकारी देता है वही संप्रेषक कहलाता है, ठीक है। संदेश का मतलब होता है जिस बारे में या जिस चीज़ के ऊपर संदेश दिया जा रहा हो। जैसे कि मैं आपको हिंदी के बारे में, आपकी जो हिंदी की बुक है इसके बारे में संदेश दे रही हूँ। इसमें विचार, भावना और सूचना और अनुभव कुछ भी शामिल हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग सूचना जो है, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें जो संदेश होगा वो सूचना होगी, जो कि आपकी हिंदी की बुक की सूचना है, ठीक है। माध्यम देखिए, माध्यम जो हो सकता है वो कैसा भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, दृश्य हो सकता है, श्रवण हो सकता है। जैसे कि अभी हम 2 माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, लिखित का भी और श्रवण का भी, क्योंकि आप लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं और मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो अभी हम 2 माध्यम का यूज़ कर रहे हैं। और
प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति होता है जो उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। जैसे कि इस टाइम पे आप प्राप्त करता है, क्योंकि मैं आपको संदेश दे रही हूँ, आपको ज्ञान दे रही हूँ और आप उसे प्राप्त कर रहे हैं और आप उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो समझे और उसे तक पहुँचे वही प्राप्तकर्ता कहलाता है। यानी आप तक मेरा समाचार, जो मेरी ज्ञान है वो पहुँच पा रहा है, तो आप प्राप्तकर्ता कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे संप्रेषण के आयाम के। संप्रेषण के कितने आयाम होते हैं? संप्रेषण के कई आयाम होते हैं जो इसे एक व्यापक और बहुमुखी प्रक्रिया बनाते हैं। यह आयाम निम्नलिखित हैं। अब हम संप्रेषण के आयामों को देख लेते हैं। पहला आयाम होता है हमारा सूचना संप्रेषण। इसमें सूचना का ग्रहण और वितरण शामिल होता है। यह सूचना तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षिक या व्यक्तिगत हो सकती है। यानी कोई भी सूचना हो सकती है, चाहे वो तकनीकी हो, व्यावसायिक हो, शैक्षिक हो या फिर व्यक्तिगत सूचना हो। कोई भी सूचना क्यों ना हो, वो सूचना संप्रेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक संप्रेषण। यह आयाम समाज में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक मूल्य, संस्कार और नैतिकता प्रसार शामिल होता है। यानी जो सामाजिक संप्रेषण होता है, इसमें जो नैतिकता और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं और समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं, उन सभी को रखा जाता है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक संप्रेषण। यह संप्रेषण हमारी सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और रीति रिवाजों को साझा करने और बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मनोरंजन संप्रेषण। इसमें मनोरंजन के माध्यम से सूचना और ज्ञान का प्रसार शामिल होता है। यह लोगों को खुश और उत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी देता है। यानी ऐसी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो मनोरंजन के साथ साथ हमें ज्ञान और सूचना देने का भी कार्य करती है, तो वो मनोरंजन संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे संप्रेषण का महत्व, यानी संप्रेषण का क्या महत्व है। संप्रेषण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं समझ और स्पष्टता। यानी देखिए, जो संप्रेषण है वो संचार और सूचना को स्पष्ट समझने के लिए और जो गलतफहमियां होती हैं, भ्रम होता है, उसको दूर करने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हमने कोई गलत चीज़ पढ़ ली या किसी ने हमें गलत चीज़ बता दी, तो उसको स्पष्ट और जो गलतफहमी है हमारे पास, उसको दूर करने के लिए हमें स्पष्टता और समझ के लिए संप्रेषण होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट पूछते हैं कि मैम ये चीज़ क्या इस तरह से हो सकती है या ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसको राइट करके बताती हूँ कि नहीं, ये इस तरह से है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा। तो आपकी जो भ्रमिकता या फिर गलतफहमी होती है उसको दूर करने का भी कार्य करता है संप्रेषण, क्योंकि जो हमारी बातचीत होती है वही तो संप्रेषण है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सामाजिक संबंध। ये व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। अच्छी संप्रेषण से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। यानी देखिए, जो संप्रेषण अच्छा संप्रेषण होता है उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक जो संबंध होते हैं वो अच्छे स्थापित होते हैं। जैसे कि आपका और हमारा संबंध देख लीजिए, आप इतने सारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तभी तो हमारी वीडियोस को देखते हैं कि हाँ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो संप्रेषण जो है वो विश्वास को भी पैदा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षिक विकास। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संप्रेषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जी हाँ, जैसे कि आप हमें बताते हैं कि ये चीज़ आपको इस तरह से बतानी चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस चीज़ से क्या होती है, जो गुणवत्ता होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यावसायिक सफलता। व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रभावी संप्रेषण से संबंध कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच बेहतर स्थापित होते हैं, जिससे व्यवसाय की सफलता और विकास सुनिश्चित होता है। यानी देखिए, अगर हम संप्रेषण का सही से प्रयोग करें व्यवसाय में भी, तो हम जो कर्मचारी होते हैं और जो ग्राहक होते हैं उसके बीच में अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे हमारा व्यवसाय भी बढ़ता है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, चलिए देख लेते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण को इसके माध्यमों और उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब देख लेते हैं 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जिसमें हम बातचीत करते हैं, यानी भाषण, वार्तालाप और अन्य मौखिक रूप, यानी जिसमें हम बातचीत करके किसी भी चीज़ को या किसी भी ज्ञान को साझा करें, वो हमारा मौखिक संप्रेषण हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ बोलकर नहीं, लिख कर देते हैं, जैसे कि पत्र वगैरह हो गए, ईमेल, रिपोर्ट और अन्य ऐसी चीज़ें जो दस्तावेज वगैरह हो गए, जो हमारे लिखित रूप में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दृश्य संप्रेषण। दृश्य संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जिसमें हम चित्र या फिर ग्राफ या फिर चार्ट ऐसे अन्य माध्यमों का यूज़ करते हैं, जिसमें हम चित्र या फिर कोई भी अन्य दृश्य का प्रयोग करते हैं किसी भी बात को दिखाने के लिए। जैसे आपने ये वाला साइन देखा होगा, इसका मतलब होता है रॉन्ग,
ये हमेशा जो खतरे वाली जगह होती है वहाँ लिखा होता है और हम इस चीज़ को देख के समझ जाते हैं या तो वहाँ जाना मना है या फिर वहाँ खतरा है। तो रॉन्ग का निशान जो है वो एक हमें चित्र के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे श्रवण संप्रेषण। श्रवण संप्रेषण जो होता है उसमें हम ध्वनि या फिर संगीत का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे रेडियो, पॉडकास्ट और अन्य माध्यम हो गए जिसकी वजह से हम सूचना को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? संप्रेषण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संप्रेषण की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि संदेश कैसा भेजा जाता है। यानी देखिए, जो संप्रेषण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में। हमें आगे बढ़ना है तो संप्रेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कैसे संप्रेषण कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता उसे कैसे समझता है। हमने संप्रेषण तो किया, हमने अपनी बात बता तो दी, क्या प्राप्तकर्ता उसे समझ पाया या नहीं, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी और उस पर वो कैसे प्रतिक्रिया देता है। यानी देखिए, मैंने पढ़ा दिया, मैंने संप्रेषण कर दिया, आपने उसे सुना और आपकी क्या समझ में आया और आपने क्या प्रतिक्रिया दी, यानी क्या कमेंट किया, ये भी इस चीज़ के अंतर्गत आता है, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि आप क्या कमेंट करते हैं, आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ये भी हम इसके अंतर्गत रखेंगे। इस प्रभावी संप्रेषण हमारी समझ, संबंध और सफलता को बढ़ाने में सहयोग होता है। इस प्रकार संप्रेषण की अवधारणा को समझना और इसे सही ढंग से लागू करना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो हमारा अथवा में क्वेश्चन दे रखा था। जैसे कि जो अथवा का क्वेश्चन था वो हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना था। चलिए अब हम देख लेते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया पर हम किस तरह से प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, संप्रेषण या संचार मानव समाज के आधारभूत तत्वों में से एक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ विचार, भावना, सूचना और संदेश साझा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, मैं एक व्यक्ति हूं और आप एक व्यक्ति हैं। आप कमेंट के द्वारा अपनी साझा करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और मैं अपनी सूचना अपनी वीडियोज़ के द्वारा आप तक साझा करती हूँ। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए इसे कुछ प्रमुख घटनाओं और चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इस घटनाओं और चरणों को समझना संप्रेषण के अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने में सहायक होता है। अब देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ घटनाएं और चरणों का वो समझना आवश्यक होता है। चलिए अब हम उन घटनाओं और चरणों को देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया के घटक। अब हम देखेंगे संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके जो घटक होते हैं। ठीक है, पहला आप घटक लिख सकते हैं संप्रेषक। संप्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश को संप्रेषित करता है। संप्रेषक के पास एक विचार या संदेश होता है जिसे वह दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ साझा करता है। यानी देखिए, मैं जो हूँ वो एक संप्रेषक हूँ, क्योंकि मैं अपने विचार, अपनी जो सूचना है उसको एक समूह या फिर ये कहूँ आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिर आता है हमारा संदेश। यानी संदेश वह सामग्री है जिसमें संप्रेषक संप्रेषित करना चाहता है। वह विचार, सूचना, भावना या अनुभव के रूप में हो सकता है। यानी हमारी जो संदेश है या फिर मेरा जो संदेश है वो आपकी हिंदी की बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करना है, ये मेरा संदेश है। ठीक है, माध्यम वह तरीका या माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को भेजा जाता है। वह मौखिक, लिखित, दृश्य व श्रवण हो सकता है। यानी हमारा जो माध्यम है इसमें मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, दृश्य हो सकता है और श्रवण हो सकता है। और इस टाइम अभी हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो लिखित और श्रवण का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोडीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से प्रेषक अपने विचारों और भावनाओं को संदेशक के रूप में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संदेश को प्राप्त करता है और उसकी व्याख्या करता है। यानी आप लोग जो हो जाएंगे वो प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो संप्रेषक हूँ जो संदेश दे रही हूँ, और प्राप्तकर्ता आप हो जाएंगे जो संदेश को ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे डिकोडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राप्तकर्ता संदेशों को समझने के लिए कोडिंग जानकारी को डिकोड करता है। यानी अगर मैं बता दूं, स्टार का मतलब जो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो चांद है उसका मतलब होता है कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया आप ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग कर लेंगे, यानी आपको पता चल जाएगा ये जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जानकारी को लेकर उसकी कोडिंग करना ही कोडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लिखेंगे प्रतिक्रिया वह उत्तर या प्रतिक्रिया है जो प्राप्तकर्ता संदेश
के जवाब में प्रेषक को देता है। यानी देखिए प्रतिक्रिया जो है वो प्रक्रिया है जो प्राप्त करने के बाद में, यानी आप जब पढ़ने के बाद में हमें कमेंट करते हैं, हमें सजेशन देते हैं या फिर आपको वो कैसी लगी वीडियो, आप जो कमेंट करते हैं वही आपकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, शोर देख लेते हैं। शोर वह अवरोध है जो संदेश के संप्रेषण को प्रभावित कर सकता है। वह बाहरी और आंतरिक हो सकता है। यानी देखिए शोर जो होता है वो संप्रेषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर इस टाइम पे आप भी देख सकते हैं कि गर्मी हो रही है, लेकिन अगर मैं कूलर या फिर फ़ैन वगैरह ऑन कर लूँगी तो बहुत ज़्यादा शोर आता है वीडियो में, जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और आपका ध्यान ना वीडियो से ज़्यादा फिर शोर पे चला जाएगा। इसलिए मुझे फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें ऑफ़ करनी पड़ती हैं, ताकि जो संप्रेषण है या फिर ये जो कहूँ, ताकि जो हमारा संदेश है वो आप तक इजीली पहुंच पाए और आपका ध्यान जो है वो इधर उधर ना भटके। और ये जो शोर होता है ये बाहरी और आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया के चरण, के संप्रेषण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। पहला आप लिख सकते हैं विचार का निर्माण। इस चरण में प्रेषक को एक विचार या संदेश का निर्माण करना होता है जिससे वह संप्रेषित करना चाहता है। वह विचार स्पष्ट और संगठित होना चाहिए। ठीक है, कोडीकरण। इस चरण में प्रेषक अपने विचारों को वो भाषा, चित्र, संकेत या अन्य प्रतीकों के माध्यम से कोडित करता है। वह कोडीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता इसे आसानी से समझ ले। यानी देखिए जो प्राप्तकर्ता है, यानी देखिए जो संप्रेषक है, यानी जो मैं जो आपकी टीचर हूँ, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्टार लगा दूंगी, तो नेक्स्ट बार आप मेरी वीडियो जब भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टार का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे चिन्हों का यूज़ करना, ऐसे प्रतीकों का यूज़ करना, ताकि जो प्राप्त करता है वो भी उसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं माध्यम का चयन। इस चरण में प्रेषक उस माध्यम का चयन करता है जिसके माध्यम से संदेशों को भेजा जाएगा। यह माध्यम मौखिक, लिखित, दृश्य या श्रवण हो सकता है। यानी सारी चीज़ें पहले हमने इकट्ठा करी, फिर उसमें कोडिंग करी, फिर उसके बाद में हम माध्यम चयन करते हैं, यानी किस माध्यम में हमें देना है। जैसे कि मैंने अपना माध्यम जो चुना वो रिटन और श्रवण चुना, यानी मेरा जो माध्यम है वो लिखने वाला भी है, आप उसे लिखा हुआ भी देख सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संदेश का संप्रेषण। इस चरण में संदेश को चयनित माध्यम के माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए ताकि संदेश समय पर पहुंच पाए। यानी देखिए मैंने चुन तो लिया कि हाँ मुझे रिटर्न में भी भेजना है और श्रवण में भेजना है, यानी दो चीज़ें आपके सामने होंगी, लेकिन उस चीज़ को चयन करने के बाद में अब मुझे भेजना पड़ेगा, यानी रिकॉर्ड करके आपके पास भेजना पड़ेगा। और मैं जो भेजूंगी वो ऐसा नहीं है, त्वरित होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम कल है और मैं परसों भेज रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही वो प्रभावित रहेगा। इसीलिए वो जल्दी जाना चाहिए और प्रभावित होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राप्तकर्ता का संदेश प्राप्त करना। इस चरण में प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है और उसे समझने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ना या सुनता है। यानी अब जब आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, जब आप तक पहुंच जाएंगी तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और या फिर सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं डिकोडिंग। इस चरण में प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के लिए कोडित जानकारी को डिकोड करता है। यह प्रक्रिया प्रभावी तभी होती है जब प्राप्तकर्ता कोडीकरण के दौरान उपयोग किए गए संकेतों का प्रतीकों को समझ पाए। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए स्टार बनाया है, तो अगर आप वो चीज़ समझ गए तभी ये प्रभावित प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आप लिखेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को देख लेते हैं। इस चरण में प्राप्तकर्ता संदेश के जवाब में प्रेषक को प्रतिक्रिया देता है। वह प्रतिक्रिया मौखिक, लिखित या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है। प्रतिक्रिया से संप्रेषक को यह जानकारी मिलती है कि संदेश सही तरीके से समझ आया या नहीं। यानी जो आप फीडबैक देते हैं, जो आप कमेंट देते हैं, वो आपकी प्रतिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट जो हैं उन्हें वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई और किस हद तक समझ में आई। तो आप भी कमेंट करना मत भूलना, ओके, कि मेरी वीडियो कैसी लगी। आगे देखेंगे, आगे है हमारा संप्रेषण के अवरोध। अब हम संप्रेषण के जो अवरोध होते हैं उनको देखेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं जो संदेश को प्रभावी संप्रेषण में बाधा डाल सकते हैं। वह अवरोध निम्नलिखित है। यानी प्रभावी संप्रेषण करने में जो अवरोध, जो चुनौतियां आती हैं या फिर जो समस्याएं होती हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं भाषाई अवरोध। विभिन्न भाषाई शब्दावली और जार्गन संप्रेषण में बाधा डाल सकते हैं। अगर संप्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही भाषा या शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं तो संप्रेषण
में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। यानी देखिए जो भाषाई चुनौतियाँ होती हैं, भाषाई अवरोध होते हैं, वो भी सामने आ जाते हैं अगर जो प्राप्त करता है और जो भेजने वाला है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक ही शब्दावली का यूज़ नहीं करते और दोनों की शब्दावली अलग अलग है। एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब बताती है दोनों की शब्दावली, तो उसमें चुनौतियाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक अवरोध मानसिक स्थिति, पूर्वग्रह और भावनात्मक स्थिति संप्रेषण को प्रभावित कर सकती हैं। तनाव, चिंता या पूर्वग्रह के कारण संदेशों की सही व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भौतिक अवरोध। अब हम देखेंगे भौतिक अवरोध पर्यावरण, शोर, दूरी और तकनीकी समस्याएं संप्रेषण में भौतिक अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए खराब नेटवर्क के कारण फ़ोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस में रुकावट आ सकती है। यानी देखिए जब हम भौतिक रूप से अवरोध को देखते हैं, जैसे कि अगर आप वीडियो कॉल ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आपके फ़ोन में बफरिंग हो सकती है, आप मेरी वीडियोस को अटक के देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक अवरोध विभिन्न संस्कृतियों के मूल्य, विश्वास और परंपरा संप्रेषण सांस्कृतिक अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। एक संस्कृति में स्वीकार वह और प्रतीक दूसरों में अनुसूचित या गलत साझा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभावी संप्रेषण के लिए सुझाव, यानी जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो किस तरह से किया जा सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन किया जा सकता है। अब कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं स्पष्टता, यानी जो संदेश है उसकी जो होती है वो स्पष्टता होनी चाहिए और सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए ताकि जो प्राप्त करता है वो उसे आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संक्षिप्तता, यानी जो हमारा संदेश है उसे संक्षिप्त बिंदुओं में लिखा जाना चाहिए और जो अनावश्यक जानकारी है उसका न होना। जैसे कि आपकी बुक्स में बहुत सारी जानकारी होती है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, लेकिन हम आपको नोट्स बनाकर पॉइंट में वो सारी चीज़ें देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स की चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं और जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से आप उसे और अच्छे तरह से समझ पाते हैं और संक्षिप्त में समझ पाते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रासंगिकता, यानी जो संदेश है वो प्रासंगिक होनी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए जो प्रभावशाली ना हो या फिर उसे प्रभावशाली कम कर दे। ठीक है, उसकी प्रभावशालीता को कम कर दे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सक्रिय सुनना, यानी अगर आपको प्रभावी संप्रेषण करना है, बहुत अच्छे से संप्रेषण करना है, तो उसके लिए आपको प्रभावी तरीके से सुनना चाहिए। यानी अगर आप सही तरीके से ध्यान लगाकर नहीं सुनेंगे तो आप प्रभावी संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, आप एक अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संप्रेषण करते समय सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों और विकासों का ध्यान रखना चाहिए। यानी देखिए संप्रेषण करते समय हमें सभी सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना चाहिए और किसी के भी मूल्यों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, सभी के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई घटना और चरण शामिल होते हैं। प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेषण और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह माध्यमों का चयन, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश और समय पर प्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता, सक्रिय सूचना और अवरोध की पहचान और उनकी दूर करनी भी प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया को समझना और इसका सही तरीके से अनुपालन करना व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आपको इसका निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है संप्रेषण में संचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो संप्रेषण है उसमें जो संचार की भूमिका है उसके बारे में हमें बताना है। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ संपर्क स्थापित करना या विचारों का आदान प्रदान करना है। यानी देखिए जो संप्रेषण है इसका शाब्दिक अर्थ ही यह है कि संपर्क स्थापित करना और विचारों का आदान प्रदान करना। यह किसी भी सामाजिक ढांचे का आधारभूत तत्व है। संचार और संप्रेषण का ही एक रूप है। मनुष्य के बीच सूचना, विचार, भावना और मानवीयताओं को आदान प्रदान करना है। संप्रेषण और संचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी देखिए अगर संप्रेषण है तभी संचार है और अगर संचार है तो संप्रेषण भी जरूर होगा। आगे चलते हैं, आगे है और
समाज में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम संप्रेषण के संचारों की भूमिका की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं संप्रेषण के जो विभिन्न संचार की भूमिका होती है उसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे संचार की परिभाषा के संचार होता क्या है। संचार का शाब्दिक अर्थ है विचार, सूचना और संदेशों का आदान प्रदान कर। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश भेजता है और दूसरा पक्ष उसे प्राप्त करता है। संचार के बिना किसी भी समाज का संचालन असंभव है, क्योंकि वह मानव व्यवहार और समाज के विकास में मूलभूत साधन है। यानी देखिए जो संचार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम संचार के माध्यम से किसी भी सूचना या किसी भी विचार का आदान प्रदान करते हैं। और जो संचार होता है वो एक पक्ष, यानी जैसे कि मैं एक पक्ष हूँ, दूसरा पक्ष आप लोग हैं, तो मेरे द्वारा कोई भी सूचना दी जा रही है और आप तक पहुँचाई जा रही है, वो ही संप्रेषण कहलाता है। यानी संप्रेषण जो है वो द्विपक्षीय होती है। ऐसा नहीं है मैं अपने आप ही किसी भी जानकारी को दूं और अपने आप ही ग्रहण कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो संचार है वो द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे संप्रेषण और संचार का महत्व, यानी संप्रेषण और संचार का क्या महत्व है। पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत जीवन में संचार का महत्व अत्यधिक है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को संप्रेषित करने के लिए संचार का उपयोग करता है। यह आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है और आत्म संतुष्टि के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक स्तर पर। समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच संचार सामाजिक सौदाई और समझ विकसित करता है। यह समाज में एकजुटता और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय, परंपराएं और मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यावसायिक स्तर पर, यानी अब हम देखेंगे इसको व्यावसायिक स्तर पर ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देख लेते हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में संचार का महत्व बहुत अधिक है। प्रभावी संचार के माध्यम से ही व्यापारिक सौंदर्य रणनीति और कार्यान्वयन सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक सफलता के लिए स्पष्ट और सटीक संचार अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षिक स्तर पर। शिक्षा के क्षेत्र में संचार की भूमिका प्रमुख है। शिक्षक और छात्रों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान संचार के माध्यम से भी संभव है। यह शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं। अब हम देखेंगे संप्रेषण में संचार की भूमिका क्या होती है। सूचना का आदान प्रदान। संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूचना का आदान प्रदान है। यह जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम है। सूचना के आदान प्रदान के बिना कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विचार और भावनाओं का अभिव्यक्ति। संचार व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह व्यक्तित्व विकास का एक प्रमुख साधन है और संतुष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समझ और सहयोग। प्रभावी संचार से आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। यह लोगों को एक दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने और सहयोग करने में मदद करता है। इसके माध्यम से ही संगठन और समाज में सामूहिक प्रयास संभव है। यानी देखिए जो ये संचार है, ये संचार और संप्रेषण है, ये दोनों ही समाज में और लोगों के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित करने में मदद करता है और लोग एक दूसरे के जो दृष्टिकोण हैं उनको समझने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लिख सकते हैं संवाद और समन्वय। संचार के माध्यम से संवाद स्थापित होता है और समन्वय की भावना विकसित होती है। यह किसी भी समूह या संगठन के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। संवाद और समन्वय के कार्यों में तालमेल और दक्षता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण। संचार के माध्यम से सांस्कृतिक और परंपराएं संरक्षित और संप्रेषित होती हैं। यह पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने का साधन होती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समस्याओं का समाधान। संचार समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने और उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। समस्याओं का विश्लेषण और उनके समाधान की प्रक्रिया संचार के माध्यम से ही संभव हो पाती है। यानी देखिए अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो हम उसका समाधान करने के लिए एक दूसरे से बातचीत तो करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे की जो संचार है, एक दूसरे के जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करेंगे और वही हमारा संप्रेषण कहलाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। अब हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया में संचार की भूमिका, यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संचार की क्या भूमिका होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संचार की भूमिका को समझने के लिए कुछ चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यानी अब हम देखेंगे कुछ चरणों में जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको संचार की भूमिका को किस तरह से दिखाया जाता है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं विचार का निर्माण। यह संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था है जहां प्रेषक एक विचार का निर्माण करता है जिसे वह प्रेषित करना चाहता है। इस विचार का
स्पष्ट और संगठित होना आवश्यक है। यानी देखिए विचार का निर्माण करना, यानी देखिए जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे आपको संप्रेषित करना है, यानी आपको ज्ञान देना है। तो पहले मैंने विचार का निर्माण किया कि अच्छा स्टूडेंट को अभी हिंदी की आवश्यकता है, तो मुझे हिंदी के ऊपर उनकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए, हिंदी के ऊपर नॉलेज उन्हें देनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई। फिर आता है हमारा कोडीकरण, यानी उसके बाद में मैंने कुछ कोडीकरण किया। आपकी जो ये पीपीटी है उसमें कुछ कोड लगाए कि हाँ अगर मैं स्टार लगा रही हूँ इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं चंद्र लगा रही हूँ इसका मतलब ये कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ प्रतीकों का यूज़ करना, भाषा संकेत या फिर कोई भी प्रतीकों का उपयोग करना जो कोडिंग के लिए होता है, ठीक है, और उन्हीं कोडिंगों का प्रयोग करना। फिर माध्यम का चयन, यानी फिर उसके बाद में माध्यम का चयन करना कि किस माध्यम में मुझे आपको देना है, जैसे कि मौखिक या लिखित या दृश्य या श्रवण, कोई भी माध्यम में मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकती हूँ, तो उस चीज़ का चयन करना है किस माध्यम में देना है। फिर आता है हमारा संदेश का संप्रेषण, यानी जो मैंने माध्यम चुना, यानी मैंने आपके लिए माध्यम चुना श्रवण, क्योंकि मैंने जो माध्यम चुना वो श्रवण था, क्योंकि आप मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, तो ये श्रवण भी हो गया और लिखित भी है तो ये लिखित भी हो गया। तो मैंने माध्यम चुना, फिर उसके बाद में जो मैंने माध्यम चुना उसके साथ आपको तीव्रता से उस वीडियो को भेज देना है, यानी इस वीडियो को भेजना ताकि आप उसे देख पाएँ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्राप्तकर्ता का संदेश प्राप्त करना, यानी फिर उसके बाद में जब मैंने आप तक ये वीडियो भेज दी तो आप इसे प्राप्त करेंगे यूट्यूब के ज़रिए या फिर अन्य जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनके ज़रिए आप इसे प्राप्त करेंगे। फिर आएगा डिकोडिंग, जो भी मैंने संकेत इसमें यूज़ करे थे ऊपर यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैंने स्टार या फिर चंद्र का प्रयोग किया था, आपको फिर उन प्रतीकों को समझना है, उन्हें डिकोड करना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आप देंगे प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, आपको इस वीडियो को समझ आया या नहीं आया, किस तरह से आया, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आई, या पूरी ही वीडियो आपको समझ में आई। जो आप कमेंट करेंगे वो आपकी प्रतिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। संचार की भूमिका संप्रेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह केवल सूचना और विचार का आदान प्रदान ही नहीं करती बल्कि समझ, सहयोग और समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। संचार के बिना संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी है और किसी भी सामाजिक या व्यावसायिक ढांचे का सफल संचालन संभव नहीं है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने और उसे प्रभावी बनाने के लिए संचार के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। संचार और संप्रेषण की वह समग्र समझ ही समाज के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं जो संप्रेषण है और जो संचार है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, और हम कह सकते हैं बिना संप्रेषण के संचार पॉसिबल नहीं है और बिना संचार के संप्रेषण पॉसिबल नहीं है। दोनों का ही होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संचार के हम सामाजिक व्यावसायिक किसी भी ढांचे में आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही हमारे शिक्षा या फिर कोई भी आर्थिक या फिर कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, बिना संप्रेषण या बिना संचार के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बिना संचार के अपनी सूचना को, अपने विचारों को, अपनी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको आगे या फिर ये कह सकते हैं किसी और तक नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो संप्रेषण है और जो संचार है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे समाज के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो अथवा का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी आसानी से देख पाएँ, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यानी आपको प्रतिक्रिया देनी है, अपनी फीडबैक देनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया, या कहीं कन्फ्यूजन है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।